जय हिंद, जय भारत बच्चों। नमस्कार, मैं संजय चौहान आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है, आज की जो हमारा प्रोग्राम है आपको पढ़ाने का, वो ग्रामीण परिवेश में इससे पहले मैंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पढ़ाई, वो आपके समझ में आ गई होगी। उसकी जो दूसरी वीडियो मैंने डाली थी उसमें कुछ आवाज को लेकर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल समस्या आ गई थी, तो उस समस्या के चलते वो सही से बन नहीं पाई थी। तो उसको मैं दोबारा बनाने का प्रयास करूंगा फिर भी, लेकिन इसमें इतनी आवाज है कि उसे आप समझ सकते हैं। तो वो टॉपिक हमारा वहां कवर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो भूमि सुधार को लेकर है। किसे बच्चों? भूमि सुधार को लेकर। भूमि सुधार और भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली, ये टॉपिक है आज हमारा। ये टॉपिक हमारा कोई एक क्लास में कवर नहीं होगा बच्चों। इस टॉपिक में मुझे कम से कम डिटेल में और जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको बताने में कम से कम 2 क्लास तो लगेंगी, 3 भी लग सकती हैं। लेकिन 3 क्लास करने के बाद आपको फिर कहीं से भूमि सुधार और भू लगान प्रणाली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो डिटेल में जाएंगे कैसे क्या चीजें थी। भूमि सुधार अधिनियम कब, कहां पहले लागू हुआ, कब हुआ, इस तरह का तो हम सब चीजें चलेंगे इसके लिए। भूमि सुधार कार्यक्रम या कह लो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 जो 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ। ठीक है ना। उसके बाद की जो स्थिति बनी, वहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा हैं। 1 जुलाई 1952 के बाद जो जमींदारी उन्मूलन हुआ, और जमींदारी उन्मूलन के बाद जो व्यवस्थाएं भारत में बनी, जो 4 प्रकार के किसान भारत में बने, संक्राम्य किसान, असंक्राम्य किसान, आसामी किसान और पट्टेदार किसान, जो 4 किसान बने, यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होंगे। इससे अगर हम पीछे चलेंगे बच्चों, हम इससे अगर पीछे जाएंगे ये भूमि सुधारों से, तो इससे अगर हम पीछे जाएं तो हमको 3-4 चीजें और देखनी पड़ेगी कि हो सकता है ये क्वेश्चन वहां से बन जाए, और ग्रामीण परिवेश में ना बने तो जीके में बन जाए, ठीक ना। लेकिन ग्रामीण परिवेश में बनने के चांस ज्यादा है। भू राजस्व प्रणाली पहले देखते हैं। यहां देखना बच्चों, मैं आपको सबसे पहले लगान और मालगुजारी में अंतर तो क्या होता है। मालगुजारी, ये दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मालगुजारी सरकार लेती है क्योंकि समस्त भूमि की मालिक सरकार होती है। आज भी प्रत्येक किसान यानी हम और आप, वो और यहां तक कि जो किसान नहीं है वो भी, किसान में और काश्तकार में भी अंतर होता है बच्चों। काश्तकार और किसान, इनमें भी अंतर है, दोनों में एक हर चीज का अंतर समझिए। किसान तो कोई भी हो सकता है, उसके नाम जमीन हो या ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बटाई पर लेकर, ठेके पर लेकर खेती करते हैं, वो भी किसान कहलाते हैं। लेकिन जिसके नाम कोई जमीनी जोत होती है, जिसका जोत में नाम होता है, जो जोतदार होता है, जोत मतलब होता है बच्चों, जोत का मतलब होता है बच्चों जमीन का एक टुकड़ा जिस पर आपका हक है, जो खतौनी में आपके नाम आवंटित है, खतौनी में आपका नाम आवंटित है, उस भूखंड को, उस भू टुकड़े को जोत कहते हैं। और जिसके नाम जोत होती है उसे बच्चों काश्तकार कहते हैं। किसान, हर काश्तकार किसान है, पर हर किसान काश्तकार नहीं है। जो बटाईदार है, किसी दूसरे के यहां काम कर रहा है, 1/4 पे या आधे पे काम कर रहा है या ठेके पे काम कर रहा है, किसान तो है वो, पर काश्तकार नहीं है बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये अंतर हो गया है। अब देखिए मालगुजारी, हम अपनी जमीन के मालिक खुद नहीं हैं, हम केवल जमीन पर रजिस्टर्ड होते हैं। जब हम कोई जमीन खरीदते हैं तो हम उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, और वो रजिस्ट्री कराने के समय हम सरकार को एक फीस जमा करते हैं। लीजिए सर, आप शुल्क लीजिए अपना, और जो आपका जो जमीन है हम उस पर अब रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब हम उस जमीन के मालिकाना जो स्वामित्व है, अंतिम स्वामित्व, वो सरकार का होता है। हम उस पर केवल रजिस्टर्ड हैं।
हमारे पास, हम संक्राम्य किसान है, जो रजिस्टर्ड किसान है। संक्राम्य मतलब होता है जो अपनी जमीन को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, दान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। अंत्यांतिक अधिकार है उसका। अंत्यांतिक मतलब होता है एब्सोल्यूट, उसको वहां पर अधिकार मिला हुआ है। तो हम अपनी जमीन को ये सब कर सकते हैं, लेकिन सरकार हमसे जब चाहे हमारी जमीन छीन सकती है। सरकार चाहे कि आपके खेत के बीच में रास्ता निकालना है, आप मना नहीं कर सकते। आपको अधिग्रहण के बाद मुआवजा मिलेगा कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, चर्चा बाद में करेंगे इस पर। तो सरकार अपने मालिकाना हक के लिए उसके उपयोगकर्ता पर जो कर लगाती है उसे मालगुजारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालगुजारी। आज भी किसान मालगुजारी देता है, उसे बाकी भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होती है। इसे हर किसान दे सकता है, चाहे 5 बीघे वाला किसान हो, चाहे 50 बीघे वाला किसान हो। लगान का मतलब होता है जो मध्यस्थ होता है बीच का, चाहे जमींदार था। जमींदार किसानों से जो टैक्स लेता था, जो कर लेता था, वो लगान होता था। और जो वो जमींदार ब्रिटिश सरकार के पास जमा करता था, वो मालगुजारी होती थी। स्पष्ट होगी बात? जमींदार जो किसान से कर लेता था, उसकी उपज पर कर लेता था, ठीक ना, उसकी उपज का जो कर लेता था, उस कर को लगान कहते थे। क्या कहते? लगान। क्योंकि देखो, जमींदारी अवस्था में जमीन का मालिक कौन? जमींदार। जमीन का मालिक किसान नहीं था, जमींदार था। उस पर किसान खेती करते थे। अब वो जो खेती करते थे किसान, वो जो खेती करते थे जमीन पर, उससे उनकी उपज का एक हिस्सा लेता था। तो जो हिस्सा लेता था, जो कर लगाता था, उसे लगान कहते थे। और वही लगान जब सरकार के पास जाता था तो उसे मालगुजारी कहते थे। समझ में आ गया होगा, बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब भारत में जो भू राजस्व है, ध्यान रखना बच्चों, भारत में भू राजस्व प्रणाली प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में रही, मध्यकाल में पहले सल्तनत, फिर मुगल। उन्होंने कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद भारत में भू राजस्व लगान वसूल करने के लिए बड़े स्तर पर परिवर्तन किए। बड़े स्तर पर जब परिवर्तन किए भू राजस्व लगान वसूल करने के लिए, तो उसके पीछे मैं बताऊं आपको, 1765 में, जैसे ही 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तो उन्होंने वहां पर द्वैध शासन और लगान वसूल करने की ठेकेदारी प्रणाली अपनाई। 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना, तो उसने उसके बाद लगान वसूल किया। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आया, ठेकेदारी प्रणाली लागू हुई। अब ठेका दे दिया, भाई इस बंगाल का इतना लगान है, तुम वसूल करो, हमें इतना चाहिए। उसके बाद जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आने वाला बहुत योग्य व्यक्ति था, जो इंग्लैंड का ऐसा व्यक्ति था, ऐसा सेनापति था, जो यूएसए और कनाडा का जब युद्ध हुआ था, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी जब वहां लड़े थे, तो उस युद्ध में उस व्यक्ति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कॉर्नवालिस खुद इंग्लैंड का एक जमींदार था। तो कॉर्नवालिस भारत में आने के बाद, कॉर्नवालिस ने भारत में आने के बाद लगान वसूल करने के लिए एक स्थायी बंदोबस्त बनाने की संकल्पना रखी। उसके 2 साथी और थे, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, ये उसके 2 साथी और थे। जॉन शोर का विचार था कि जमीन का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो जमींदार है, और जमींदार ही लगान देने के लिए अंतिम अधिकृत व्यक्ति होगा। जेम्स ग्रांट कहता था कि जमीन का मालिक जमींदार नहीं, सारी जमीन सरकार की है। जमींदार उसमें केवल एक मध्यस्थ हो सकता है, जमींदार केवल लगान दे सकता है, वो स्वामी नहीं हो सकता। लेकिन जॉन शोर जमींदार को भूमि का स्वामी मानना चाहता था, जबकि इनसे पहले हमेशा से, प्राचीन काल से लेकर और 1793 तक भारतीय किसान खुद अपनी जमीन का मालिक रहा है। जब भारतीय किसान जमीन का मालिक रहा, तो जमीन से हम लोग जुड़ गए। हम जमीन की पूजा करते हैं मां की तरह, और उस मां को उसके बेटे से कॉर्नवालिस ने इसके सिद्धांत को मानकर अलग कर दिया। मुगल काल में भी किसी की हिम्मत नहीं हुई अब किसान को उसका मालिकाना हक छीन ले, ना अकबर की ना औरंगजेब की। उनके काल में भी और कॉर्नवालिस तक भी भारत के अंदर किसान खुद अपनी जमीन का मालिक रहा। लेकिन जॉन शोर के विचारों से कॉर्नवालिस सहमत था
और कॉर्नवालिस ने कहा कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, जमीन का जो असली स्वामी है वो जमींदार है, लेकिन और हमें जो जमीन से जो किसानों से जो वसूल करेगा वो जमींदार ही देगा। कॉर्नवालिस खुद एक जमींदार था, उसको ये लगता था अब जमींदार जैसे इंग्लैंड में बहुत अच्छा काम कर रहे, जमींदारों की इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो उसे लगता था कि शायद यहाँ के जमींदार भी कृषि और किसानी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो अमरीश पुरी टाइप के जमींदार थे, वो क्या करते, तो जो अमरीश पुरी करता था वही उन्होंने किया। तो कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय एक अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। ध्यान रखना बच्चों, पहले अस्थायी बंदोबस्त था। कैसा अस्थायी बंदोबस्त? 1790 में जमींदारों के साथ इसको स्थायी बनाने का प्रयास किया, और 1792 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि इंग्लैंड में बैठता था, उसकी अनुमति मिलने के बाद कॉर्नवालिस ने इस 10 वर्षीय अस्थायी व्यवस्था को 1793 में स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया। स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया। इस स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी, मालगुजारी और जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। कई नाम है इसके। इस्तमरारी, इस स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या है? स्थायी बंदोबस्त का मतलब यह कि कॉर्नवालिस ने पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा जहां ये लागू थी, ये 19% भाग पर लागू थी लगभग पूरे भारत के। इसमें मेन बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनारस और गाजीपुर खंड, कुछ इलाका इसमें जो था उत्तरी कर्नाटक का भी शामिल था। तो ये व्यवस्था लागू कर दी गई। ये व्यवस्था जब लागू करी तो लगभग 3 करोड़, 3.5 करोड़ या 3 करोड़ कुछ था, वो 3 करोड़ के आसपास पूरे एक वर्ष का माल गुजारी तय कर दी गई। लगभग 3 करोड़ या 16 लाख के आसपास कितना हो, तो 3 करोड़। स्थायी बंदोबस्त का मतलब यह था कि 3 करोड़ लगभग इस एक वर्ष के लिए माल गुजारी ब्रिटिश सरकार ने तय कर दी। अब इतना देंगे। अब जितने जमींदार उस इलाके में थे उन सब जमींदारों में ये बट गई। मान लिया कोई जमींदार मैदानपुर का था, तो उसके हिस्से में जो जमीन थी उसके हिसाब से हो सकता है उसको 1 लाख रुपए देना हो या उसको 10,000 रुपए देने हो, तो ऐसे पूरे ये बांट दी गई। लेकिन जो वास्तव में जो लगान वसूल किया गया बच्चों, जो वास्तविक लगान, वो 13 करोड़ वसूल किया गया। लगान कितना? 13 करोड़। माल गुजारी कितनी? 3 करोड़। अंग्रेजों को 3 करोड़ ही मिली, जमींदारों को 13 करोड़, यानी 10 करोड़ केवल जमींदार खा गए। तो इस व्यवस्था से अंग्रेजों को तो लाभ ये हुआ कि उन्हें एक अमाउंट मिल गया, कि हमारे पास एक अमाउंट आ गया, उस अमाउंट का हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, हथियार खरीद सकते हैं, कुछ जो भी वो काम कर सकते थे, और हम ये काम कर सकते थे। जब हमको मालूम है कि हमको 3 करोड़ रुपया मिलना है, तो हम उससे पहले ही उसका बजट बना लेंगे। तो इसमें एक स्थायित्व आ गया उनके लिए। तो ये स्थायित्व आया, एक तो लाभ ये हुआ। दूसरा लाभ उनको बच्चों ये हुआ कि जो जमींदार थे वो जमींदार अंग्रेजों के भक्त बन गए। अंग्रेजों के भक्त का मतलब ये था, इन जमींदारों ने जब भी विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने अंग्रेजों का बड़े स्तर पर साथ दिया। इसी में ध्यान रखना, 1794 में एक सूर्यास्त का नियम आया था। सूर्यास्त का नियम यह था कि यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि को सूर्य के अस्त होने से पहले उसको मालगुजारी नहीं देता सरकार को, तो सरकार उसकी जमींदारी को छीनकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकती थी। इस सूर्यास्त के नियम से बहुत सारे जमींदार बर्खास्त हुए। जमींदार को अपनी संपत्ति का, अपनी जमीन का पूरा अधिकार था, वो सब कुछ कर सकता था, उसे बेच सकता था, खरीद सकता था, दान दे सकता था, लेकिन अगर उसको अपने बच्चों में भी बांट सकता था। यानी जमींदार की मृत्यु के बाद वो जमीन उसके बच्चों में विभाजित हो जाती थी। इस तरह की व्यवस्था इस व्यवस्था में की गई थी। जो लगान वसूली मैंने बताया था कितना और ये कितना था, इसी से क्वेश्चन बनेगा, बाकी से नहीं बनेगा। अब जो दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत बोलते किसान, किसको? रैयत का मतलब होता है किसान।
1792 में ही 1792 में ही एक तो मुनरो और एक कैप्टन रीड, ये दोनों लोग इस व्यवस्था के समर्थक थे। 1792 और भ्रजंग नंबर 1820 को यहां पे प्रायोगिक तौर पर थी, यहां पे प्रयोग के तौर पर पहले अपनाई गई और फिर मद्रास में 1792 में मुनरो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में बहुत पहले से चली आ रही थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान से सीधा संपर्क किया गया, यानी मध्यस्थ बिचौलिए को समाप्त कर दिया गया। जो मुनरो था, इस मुनरो ने ही इसका अवधारणा दी थी, कैप्टन रीड इससे जुड़े हुए थे और मुनरो के कहने पर मद्रास में इसको लागू किया गया और भारत के 51% भाग पर यह लागू थी। लगभग पूरे बंबई प्रांत, पहले मद्रास में हुई, फिर उसके बाद बंबई में, और उसके साथ साथ पूरे भारत लगभग 51% भाग पर लागू हो गई थी। इसमें था क्या? इसमें किसान अपनी जमीन का मालिक था। किसान अपनी जमीन बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, दान दे सकता था, लेकिन जिसमें लगान की जो वो थी रकम, वो बहुत ज्यादा थी। उसकी उपज का आधा यानी 50% देनी होती थी, और यदि किसान दे नहीं पाता था तो उसे उसकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, उसकी जमीन किसी और किसान को दे दी जाती थी। ये इसमें सबसे बड़ी समस्या आई। इसीलिए अगर आप देखते हो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन क्षेत्रों में जो किसानों का जो विद्रोह हुआ वो सीधा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ, जबकि स्थायी बंदोबस्त में जो किसानों का विद्रोह हुआ वो जमींदारों के विरुद्ध हुआ। तो इसका मतलब यह था कि जो नाम सरकार थी, वो सरकार जो सीधे जुड़ी हुई थी वो सीधे सरकार किसानों से जुड़ी, यानी बीच में मध्यस्थ को हटा दिया और सीधे हमारे अधिकारी किसानों से ही लगान वसूल करेंगे। तो इसे बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें सिर्फ 4-5 बातें रखनी है जो मुनरो है उनके नेतृत्व में लागू हुई थी और बाद में मुनरो को ही मद्रास का गवर्नर बना दिया गया था। पूरे सिस्टम में यही लागू थी। मद्रास का मतलब केवल मद्रास नहीं है, मद्रास का मतलब है उस समय का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ हिस्सा, जो नीचे का हिस्सा है, उत्तरी सरकार जो वाला जो हिस्सा है, वो सारा पहले मद्रास में आता था। बंबई का मतलब है पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और बहुत थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश का, सब बंबई में आता था। तो मद्रास इतना बड़ा था, तो मुनरो गवर्नर बनाए गए और उनके नेतृत्व में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। किसानों को क्या क्या हक था मैंने आपको बता दिया, कितनी लगान थी ये बता दी, और सरकार का संबंध सीधे किससे था? किसानों से था। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शिवाजी के समय भी लागू थी, शिवाजी के समय भी लागू थी, और उससे पहले मलिक अंबर के समय भी लागू थी। यानी किसानों से सीधा संपर्क किया गया और उनसे लगान वसूल करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की थी। चलिए अब एक पॉइंट हो जाएगा आपका। महलवाड़ी व्यवस्था। कौन सी? महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता माने जाते हैं। होल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया बच्चों? इसमें ना तो किसान ना जमींदार, इसमें पूरे गांव को एक महल मान लिया गया और पूरे गांव को एक महल मानकर पूरे गांव की जिम्मेदारी एक लंबरदार नामक व्यक्ति को दे दी गई। लंबरदार को, अब लंबरदार को कहीं मुखिया भी कहते थे, अभी भी होते हैं गांव में मुखिया, लंबरदार। तो ये बड़े सीधे साधे सज्जन लोग होते थे। ये उस पूरे ग्राम की जिम्मेदारी इनकी थी कि यहां से लगान वसूल लेना है और वो लगान वसूल करके सरकार के पास जमा कर देना है। अब इसमें न तो जमींदार थे ना कोई थे, इसमें जो गांव के लोग थे वो सामूहिक रूप से खेती करते थे, एक साथ खेती करते थे सब लोग मिलकर, और सब लोग मिलकर एक साथ अपने गांव के लंबरदार या मुखिया को लगान दे दिया करते थे, और लगान देने के बाद वो लगान वो मुखिया लंबरदार सरकार के पास जाकर उस माल गुजारी को जमा कर देता था। तो ये महलवाड़ी व्यवस्था थी। ये महलवाड़ी जो व्यवस्था थी बच्चों, ये भारत के अंदर, ध्यान रखना, जो पंजाब है आपका, हरियाणा है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इस क्षेत्र में लागू थी। यहां का मतलब है कि जो पंजाब वाला हमारा पंजाब नहीं, पाकिस्तान का पंजाब भी, और जो सिंध वाला इलाका उधर भी सब ये महलवाड़ी व्यवस्था ही लागू थी। होल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता माने जाते हैं और बाद में इसमें कई लोग और जुड़े, ठीक है ना। तो अब लंबरदार और मुखिया इसके मुखिया बन गए। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको इसमें कुछ चीजें अभी छोड़ दी है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें मैं आपको उन चीजों को बताऊंगा, और साथ में उस वीडियो में हम जो भूमि सुधार है हमारा वो शुरू से लेकर हम
लास्ट तक चलेंगे कि भूमि सुधार केवल 1950 का ही नहीं है, उससे पहले भी भारत में अवध जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1935 में लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम तय हो गया था। 1937 में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जेबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में कई जमींदारों को उन्मूलन करने का प्रयास किया गया। कई काश्तकारी एक्ट बने। उससे पहले पंजाब टेंडेंसी एक्ट है, दक्खन टेंडेंसी एक्ट है, एक आगरा टेंडेंसी एक्ट है काश्तकारी अधिनियम में। कई सारे कानून बने, उनका केवल आपको सन याद रखना है और सन याद रखने के बाद 1952 के बाद जो भूमि सुधार हुए उसके बारे में देखना है कि भूमि सुधार किस तरीके से चले। किसान पहले 14 प्रकार के किसान हुआ करते थे और भूमि सुधार के बाद भारत में इस यूपी में इस समय 4 प्रकार के किसान कर दिए गए हैं। कौन कौन से किसान है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।